ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बताई है। ये कहानी 1980 की है। मेरे दादाजी का नाम सोमनाथ है और आज मैं आपको मेरे दादाजी की कहानी बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सोमनाथ है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारे गांव से कुछ कदम की दूरी पर एक बहुत बड़ा जंगल है। हमें हमारे पापा ने हमेशा उस जंगल से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन कई बार अपने दोस्त के साथ मिलकर आप कुछ ऐसी चीज़ करते हो जिसे आपको पछताना पड़ता है। एक दिन मैं, मेरा छोटा भाई मोहन और मेरे 3 दोस्त मिलकर हम लोग जंगल में गए। शाम अभी हुई नहीं थी। उस दिन खेलते खेलते हम लोग जंगल में काफ़ी अंदर तक पहुंच गए थे। जंगल काफ़ी घना था और जंगल में सन्नाटा भी बढ़ गया था। मोहन तो काफ़ी डर भी रहा था। हम लोग खेलते खेलते एक बड़े से पेड़ के पास पहुंच गए। वो पेड़ काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा था कि आज की 5 मंजिल इमारत भी उसके आगे छोटी लगे। लेकिन वो पेड़ एक तरफ से पूरा काला पड़ गया था। तभी मेरे दोस्त अनुज ने कहा, दोस्तों हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये तो रामाबाई का पेड़ लग रहा है। मैंने कहा, रामाबाई? कौन रामाबाई? अनुज ने मुझे कहा, कई साल पहले यहाँ रामाबाई नाम की एक चुड़ैल रहती थी और वो अपना काला जादू इस पेड़ के नीचे ही करती थी। शाम हो रही थी और हम सभी काफ़ी डर गए थे, इसलिए हमने वहाँ से वापस जाने का निर्णय लिया। तभी मैंने देखा कि मनोज उस काले पेड़ से लिपट कर रो रहा था। उसे देखकर हम लोग काफ़ी डर गए और मुझे तो उस पर काफ़ी गुस्सा भी आया। मैंने तभी मनोज को एक तमाचा मारा और तेज़ी से उसे खींचते हुए जंगल से बाहर आने लगा। मेरे दोस्त भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। सूरज ढल चुका था और रात भी हो गई थी। हम सब ने मिलके ये बात तय की कि हम घर वालों को नहीं बताएंगे कि हम उस पेड़ के पास जाकर आए हैं। रात को मैंने और मोहन ने मम्मी पापा और दादाजी के साथ खाना खाया और घर के आंगन में सभी सो गए। रात में अचानक मेरी नींद खुली और मैं पानी पीने के लिए गया। जब मैं पानी पीकर बाहर आया तब मैंने देखा कि मोहन चलते हुए कहीं जा रहा था। वो अकेले काफ़ी आगे निकल गया था। मैंने भागते हुए उसका पीछे जाने लगा और उसे आवाज़ देने लगा, लेकिन वो है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कैसे तैसे करके मैं उसके पास पहुंचा। मैंने देखा कि मोहन का चेहरा ऐसा था कि जैसे वो किसी के वश में हो और वो कोई मंत्र बड़बड़ा रहा हो। मैंने उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी बात नहीं कर रहा था। कुछ वक्त बाद वो अचानक से बेहोश होकर गिर गया। मेरी तो आधी जान ही निकल गई थी। मैंने उसे खींचते हुए वापस लाया और सुला दिया। उसके बाद करीब 2 दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन फिर आई पूर्णिमा की रात। उस रात भी हम खाना खाकर सो रहे थे। आधी रात को अचानक मुझे आवाज़ आई। उठने के बाद मैंने जो देखा वो देखकर मेरा सारा शरीर ठंडा पड़ गया। मोहन का सारा शरीर जकड़ गया था और वो सावधान स्थिति में ऐसे पड़ा था जैसे उसे किसी बांध रखा हो, जैसे उसको किसी ने बांध रखा हो। उसका शरीर काफ़ी ज़ोर से हिल रहा था और सबसे अजीब बात, उसकी आंखें खुली थी और वो ज़ोर ज़ोर से कोई मंत्र बोल रहा था। मेरे मम्मी पापा भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो उठ जाए, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा था। दादी एक कोने में बैठकर सब देख रही थी और रो भी रही थी। पापा ने मुझे पानी लाने के लिए कहा और मैं दौड़ के पानी लेकर आया। सब कुछ इतनी तेज़ में हो रहा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पापा ने जैसे ही वो पानी मोहन के मुंह पर डाला, वैसे ही वो पानी भाप बनकर उड़ गया। हमें तो यकीन नहीं हो रहा था कि हम क्या देख रहे हैं। अचानक मोहन की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई। उसमें से खून निकलने लगा। माँ जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। पापा ने जल्दी से मोहन को उठाया और अपने साथ गांव में एक वैद्य के पास लेके गए।
माँ भी उनके पीछे पीछे भाग के जाने लगी और पीछे मुझे दादी का ख्याल रखने के लिए बोला। पूरी रात मैं और दादी सो नहीं पा रहे थे। अगले दिन जब सुबह हुई तो मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि पापा घर आ चुके हैं, लेकिन माँ और मनोज उनके साथ नहीं थे। मैंने पापा से पूछा, मोहन और माँ कहाँ है और मोहन की तबीयत अब कैसी है? पापा ने बताया कि कल रात जब वो मोहन को लेकर जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में मोहन एक जिंदा लाश की तरह बेहोश हो गया। फिर भी माँ पापा उन्हें वैद्य जी के पास लेके गए। मुझे तो मोहन की काफ़ी चिंता हो रही थी। दोपहर को मोहन को घर पे भी लाया। मोहन को कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वैद्य जी ने भी बताया कि मोहन एकदम तंदुरुस्त है। फिर भी रात का खाना खाते वक्त दादी ने बताया कि मोहन पे ज़रूर किसी का साया है, लेकिन पापा ने उनकी बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया। मोहन के साथ ऐसी चीज़ें बढ़ती गई। वो रात में अकेला कहीं चला जाता और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगता। उसका वजन भी काफ़ी घटने लगा था और उसकी आंखें के नीचे काले गड्ढे पड़ने लगे थे। सच कहूँ तो मैं और घर में सभी लोग काफ़ी परेशान थे। कुछ दिन बाद मेरे दोस्त मेरे घर मोहन का हालचाल पूछने आए। उनमें से मेरा दोस्त अनुज भी आया, जो अपने पालतू कुत्ते को साथ लेकर आया था। उस कुत्ते ने मोहन को देखते ही जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। मोहन भी किसी जानवर की तरह कुत्ते को देखकर घुर्राने लगा। हमें तो कुछ समझ नहीं आया। उसी रात जब हम लोग सो रहे थे तो बीच रात में मेरी माँ चिल्लाने लगी। जब मैं उठा तो पता लगा कि मोहन घर में नहीं है। हम सभी लोग मोहन को पूरे गांव में ढूंढने लगे। गांव वाले भी हमारी मदद में लग गए और मोहन को ढूंढने लगे। करीब एक पहर बीता होगा। उसके बाद पापा ने मोहन को खींचते हुए घर ले आए और मोहन को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसके चेहरे पर और गर्दन पर किसी जानवर के पंजों के निशान थे। उसके दांत की गंदी बदबू आ रही थी। पापा ने मोहन को ज़मीन पर लेटाया और एक डंडा लेकर मारने लगे। मम्मी पापा को रोकते हुए पूछने लगी कि क्या हुआ। पापा ने बताया, ये एक जंगल के अंदर मिला। अनुज के कुत्ते को खा रहा था। देखने से लगा कि अनुज के कुत्ते को इसने एक बड़े से पत्थर से मारा और फिर उसका सारा शरीर चबा रहा था। गांव वालों ने भी इसे ये करते हुए देख लिया है। ये सुनने के बाद माँ और दादी रोने लगी। पापा फिर से मोहन को मारने लगे, लेकिन इस बार मोहन गुस्से में पापा के ऊपर कूदा और पापा को ज़मीन पर गिराया। पापा की छाती पर बैठकर उसने पापा का गाल पकड़ लिया और कुछ मंत्र बोलने लगा। हमें उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसमें अचानक काफ़ी ताकत आ गई थी। मैं काफ़ी डर गया था और डर में मैंने बाजू में गिरा हुआ डंडा लिया और मोहन के सिर पर दे मारा। मोहन चिल्लाते हुए गिर गया और फिर पापा ने और मैंने उसे रस्सी से बांध दिया। मैं, पापा और मम्मी मोहन को लेकर पंडित जी के पास गए और उन्हें पापा ने सारी बात बताई। पंडित जी ने बताया कि हमारे गांव में तो ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं है जिसे मोहन ऐसा करे। पंडित जी ने मुझसे पूछा, सोमू बेटा, क्या मोहन गांव से बाहर किसी दूर जगह गया था? मैंने बताना तो चाहा था कि हम लोग रामबाई के पेड़ के पास गए थे, लेकिन पापा ने हमें पहले ही उस जंगल से दूर रहने को कहा था, इसलिए डर के मारे मैंने जंगल वाली बात किसी को नहीं बताई। पंडित जी ने मोहन के हाथ पे एक रस्सी बांधी और पापा से कहा कि अगर सच में इस पे कोई काला साया है, इस पे फिर से वो हावी नहीं हो पाएगा। पंडित जी ने कहा कि गांव से दूर माँ दुर्गा का एक मंदिर है, वहाँ एक तांत्रिक रहता है। वो तांत्रिक ही शायद अब तुम्हारी कोई मदद कर पाए। पापा ने पंडित से कहा, पंडित जी, उस तांत्रिक को तो हमने गांव से निकाल दिया था, वो भी काफ़ी साल पहले, और सभी गांव वालों ने तय किया था
कि कोई भी उस तांत्रिक को नहीं मिलेगा। पंडित जी ने मेरे पापा से कहा, देखो विजय, इसकी शरीर की अवस्था देखकर लग रहा है कि यह ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। मोहन की हड्डियाँ दिख रही है और जैसे तुमने बताया, जिले के अस्पताल दिखाने के बावजूद इसकी तबीयत खराब हो रही है। इन सब बात को देखकर लगता है कि यह मामला ज़रूर उस जंगल के पेड़ से जुड़ा हुआ है। पापा और माँ काफ़ी डर गए थे। पापा ने पंडित जी को कहा, ठीक है पंडित जी, मैं मोहन को लेकर कल सुबह ही उस तांत्रिक के पास चला जाऊंगा। उस रात पंडित जी ने मोहन के माथे पर और शरीर पर भस्म लगाई थी। अगले दिन सूरज निकलने से पहले मोहन को होश आया और वो बिल्कुल ठीक हो गया था। पिछली रात की कोई भी बात मोहन को याद नहीं थी। हम मोहन को लेकर वापस घर आए। वहाँ पे हम नहाए और कुछ खाने के बाद पापा मोहन को लेकर तांत्रिक के पास जाने लगे। माँ ने कहा कि वो भी साथ आएगी, लेकिन पापा ने मना कर दिया और फिर मैं और पापा मोहन को लेकर वो तांत्रिक के पास निकल पड़े। पापा के एक दोस्त के पास जीप थी। उनकी जीप से हमें तांत्रिक के पास जाने लगे। पापा के साथ उनके दोस्त भी हमारे साथ आए। करीब 2 घंटे का सफ़र करने के बाद हम माँ दुर्गा के मंदिर पहुँचे। वो मंदिर काफ़ी सुनसान था। मंदिर के आसपास कोई घर या कुछ भी नहीं था। अब तक तो मोहन ठीक था। हम लोग मंदिर में करीब दोपहर के 11 बजे तक पहुँच गए थे। मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पे 2 लोग थे। उनकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच थी। हमने उनसे तांत्रिक के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि तांत्रिक किसी दूसरे गांव गए हैं और रात के वक्त तक आएंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि वो तांत्रिक के शिष्य है और शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर पापा ने उन्हें मोहन के साथ होने वाली हर बात बता दी। हमारी बात सुनकर वो दोनों शिष्य भी काफ़ी हैरान हुए और उन्होंने कहा कि ज़रूर ये आत्मा काफ़ी शक्तिशाली होगी। उन शिष्यों ने बताया कि सूरज ढलने के बाद वो एक पूजा करेंगे और मोहन के अंदर जो भी आत्मा है उसे बाहर निकालेंगे। उन्होंने पूजा के लिए कुछ सामान लाने को कहा। पापा पास ही के गांव में जाकर सब सामान लेकर आ गए और हम सब सूरज ढलने का इंतज़ार करने लगे। मोहन काफ़ी डरा हुआ लग रहा था, लेकिन पापा और वो दोनों शिष्य मोहन को प्यार से समझाने लगे। मोहन को समझाते वक्त उन शिष्यों ने एक बात बताई थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये प्रेत आत्मा या कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे भीतर की ऊर्जा से शक्तिशाली नहीं होती। अगर हम हिम्मत रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें तो हम इन नकारात्मक शक्तियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। बस खुद में और भगवान पे विश्वास रखना। खैर, सूरज ढल गया और अंधेरा हो गया था। वो दोनों शिष्य पूजा शुरू करने लगे और एक घेरा बनाया जिसमें आग जल रही थी। आग के एक तरफ दोनों शिष्य मंत्र का पाठ कर रहे थे और एक तरफ मोहन को बिठाया था। मोहन के थोड़े पीछे मैं और पापा के दोस्त बैठे थे। काफ़ी वक्त तक मंत्र पाठ होने लगा और तब तक सब ठीक था, लेकिन अचानक कुछ वक्त बाद मोहन को दोहरा आया और वो ज़मीन पे गिर के फड़फड़ाने लगा। हम सब डर गए, लेकिन एक शिष्य ने बताया कि कोई मोहन के पास नहीं जाएगा। हम सभी मोहन की चिंता कर रहे थे। तभी अचानक मोहन चिल्लाने लगा और चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। एक शिष्य ने मोहन को गुस्से से बोला, कौन है तू? इस मासूम के शरीर पे क्यों कब्जा किया है? इसके शरीर को छोड़ दे, वरना। तभी मोहन बोला, वरना क्या? एक पल के लिए तो हम सभी हैरान हो गए, क्योंकि मोहन की आवाज़ पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आवाज़ एक बड़े आदमी की तरह लग रही थी। मोहन आगे बोला, लगा, तुम 2 खिलौने मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम मुझसे पंगा लोगी जो खुद अष्ट सिद्धियों का महारथी है?
तुम्हारे तांत्रिक गुरु को, जिसने तांत्रिक विद्या सिखाई, तुम उससे लड़ोगे? मोहन जोर जोर से हंसने लगा। मोहन की बात सुनकर तो अचानक वो दोनों शिष्य भी चुप हो गए और थोड़ा डर गए। मोहन की एक एक बात से मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। उन शिष्यों ने बोला, तुम जो भी हो, माँ दुर्गा की शक्ति से बढ़कर नहीं हो। इस बच्चे के शरीर को छोड़ दो और चले जाओ। मोहन ने बोला, मैं नहीं जाऊंगा। ये खुद मुझसे आके लिपटा था। मैं इसके शरीर में एक उद्देश्य से आया हूँ। जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। कई साल इंतजार किया है मैंने। अब अगर कोई बीच में आया तो मैं उसकी भी जान ले लूंगा। ऐसा कहते ही वो दोनों शिष्य गुस्से में खड़े हो गए और तंत्र बोलते हुए उन दोनों तरफ से मोहन पे माँ दुर्गा का सिंदूर फेंकने लगे। इससे गुस्सा होकर अचानक मोहन एक शिष्य के ऊपर झपट गया। वो शिष्य जमीन पे गिर गया और मोहन ने सीधा उसके गले को अपने मुंह से काट लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। वो शिष्य तड़पने लगा और बाकी सभी लोग मोहन को छुड़ाने लगे। पापा और पापा के दोस्त, एक शिष्य, 3 लोग मिलकर भी मोहन को उस शिष्य से अलग नहीं कर पा रहे थे। मैं तो रो रहा था जोर जोर से। तभी वहाँ पे तांत्रिक जी आ गए और चिल्लाते हुए मंत्र बोलते हुए मोहन पे उन्होंने पवित्र जल फेंक दिया। तभी मोहन चिल्लाते हुए बाजू में चला गया और एक कुत्ते की तरह बैठ गया। मोहन को देखकर सभी ऐसे चुप हो गए जैसे सबको साफ सुन गया हो। रात के अंधेरे में पूजा की आग जल रही थी। उस आग की रोशनी में हम मोहन को साफ साफ देख पा रहे थे। वो एक कुत्ते की तरह बैठा था और उसके चेहरे पे मुस्कान थी, जैसे कि वो हम पे हंस रहा हो। उसकी आंखें पूरी की पूरी काली कलर की थी। उसका बदन पूरा सफ़ेद था और उसके मुंह पे खून था। उसके दांतों में से लाल खून टपक रहा था और अपने दांतों में मोहन का मांस चबा रहा था। इधर देखा तो वो शिष्य जिनको मोहन ने काटा था, उसके गले के बाजू का हिस्सा पूरी तरह से तोड़ दिया गया था और उसी मांस को मोहन चबा रहा था। वो शिष्य मर गया था। पापा भी रो रहे थे। तभी मुस्कुराते हुए मोहन बोला, आ गए भैरव, पहचाना मुझे? तांत्रिक कपकपाते हुए बोले, मनोहर? तभी मोहन बड़े ही डरावने तरीके से हंसने लगा और कुत्ते की तरह भागते हुए रात के अंधेरे में गायब हो गया। पापा और बाकी सब उसके पीछे जाने लगे। तभी तांत्रिक भैरव ने सभी को रोक लिया। तांत्रिक ने अपनी बहुत सारी तंत्र विद्याएं दिखाई और उसके बाद उस आत्मा से बहुत मुश्किल से उन्होंने छुटकारा पाया और फिर मोहन ठीक हो गया। इसके बाद मोहन की तबीयत काफ़ी दिनों तक खराब रही और उन तांत्रिक ने भी कहा था कि इस बच्चे का बहुत ध्यान रखना कि वो कहीं बाहर ना जाए। उन्होंने भी कोई धागा और तावीज़ बांधा था जिससे कि वो शक्ति दोबारा से मोहन के शरीर में ना आए। उसके बाद मोहन फिर से नॉर्मल हो गया। तो इस कहानी में इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है और हो सके तो अपने किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर को शेयर कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।